हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये क्लास 6 की लर्निंग साइंस की बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। When you look around, जब आप अपने आसपास देखते हैं, you see a large number of things, है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे आपको डेस्क नज़र आती है, आपको चेयर्स नज़र आती हैं, आपको ब्लैक बोर्ड्स नज़र आते हैं, आपको डोर्स यानी कि दरवाजे नज़र आते हैं, आपको फैंस यानी कि पंखे, वाटर बॉटल्स, इवन पेंसिल बॉक्सेस वगैरह। आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। एट योर होम, घर पर, एट योर होम ऑल्सो यू फाइंड मेनी थिंग्स, है ना। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके घर में, जैसे कि आप टॉयज़ देखते हो, है ना, आप मोबाइल्स देखते हो अपने आसपास, क्लोथ्स, कपड़े होते हैं, शूज़ है, कंप्यूटर्स हैं एंड सो ऑन। मतलब अनंत है ना, चीज़ें तो अनंत हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। तो ऑल द थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं भाई? ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं भाई? ये ऑब्जेक्ट्स हैं। एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच, कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं या जिसे हम टच कर सकते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। वैसे वो क्या बोलता है भाई? जिसका वजन होता है, जो दिखाई देता है, जो जगह घेरता है, वो क्या होता है? मैटर होता है, राइट। तो ये हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट होता है। एनीथिंग दैट वी कैन सी, कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, और टच कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। पहली डेफिनेशन हमारी यहीं से निकलती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफर इन शेप। अब आप देखो, चेयर की शेप, फैन की शेप बिल्कुल अलग होती है ना। सोफे की शेप, टेबल की शेप बिल्कुल अलग होती है। तो इन जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, चीज़ें जो शेप होती हैं वो अलग अलग होती है, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट कलर होता है, मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनमें डिफरेंट रहती हैं, मतलब सबकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग रहती है। बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मटीरियल्स। किसी ना किसी मटीरियल की तो ये बनी होंगी, है ना। चाहे कोई चीज़ सोने की बनी हो, कोई चांदी की बनी हो, कोई लोहे की बनी हो, कोई लकड़ी की बनी हो, कोई पीतल की बनी हो, यानी कि चीज़ें जो हैं वो अलग अलग मटेरियल से तैयार होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी बात हमें समझ में आती है कि भाई जो चीज़ें होती हैं उनकी जो शेप है, उनकी जो साइज़ है, कलर है, प्रॉपर्टी है, वो सब अलग अलग होती हैं। ठीक है, सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मटीरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। टू स्टडी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, अपने आसपास जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए वी नीड टू क्लासीफाई देम। अब हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे, राइट। उन्हें हम अलग अलग, उनका पूरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ, अ ग्रॉसरी शॉप हैज़ मैनी थिंग्स। अगर आप एक ग्रॉसरी वाले के पास जाओ तो आपको दिखेगा कि उसके पास तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इमेजिन इफ़ ऑल द थिंग्स वर डम्प्ड टुगेदर एट वन प्लेस, तो क्या होगा? द शॉपकीपर वुड नेवर बी एबल टू फाइंड द थिंग्स। अब वो सब कुछ एक ना एकदम ऐसे ही डाल दे तो उसको कोई भी चीज़ जो है वो मिलेगी ही नहीं, वो ढूंढता ही रह जाएगा। कस्टमर आया पेंसिल ढूंढने के लिए, अब वो पूरे ढेर में से ढूंढ रहा है पेंसिल कहाँ है, पॉसिबल नहीं है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, बायर जो भी उसको जो भी चाहिए तो ऐसे ढूंढ नहीं सकता कोई भी शॉपकीपर। बट इन मोस्ट ग्रॉसरी स्टोर्स हम क्या देखते हैं कि भाई जो थिंग्स होती हैं वो प्रॉपरली अरेंज होती हैं सिस्टमैटिकली। फॉर एग्जाम्पल ऑल काइंड्स ऑफ जितनी भी तरह की टॉयलेटरीज होती हैं, ठीक है, वो आर प्लेस्ड टुगेदर एट वन प्लेस। मतलब एक जैसी चीज़ें एक जगह रहती हैं। दीज आर फर्दर स्टोर्ड आउट आर ग्रुप्ड आउट। ठीक है, इस तरह से ग्रुप रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं, ग्रुप्ड आउट नहीं, ग्रुप में बनी हुई, ग्रुप बना के चीज़ें रखते हैं। लाइक एक स्टेशनरी शॉप पे जाओ, उसको पता है कि उसने एक जगह रजिस्टर्स लगा रखे हैं, उसको पता है कि उसने पेंसिल्स कहाँ लगा के रखी हैं, पेन्स कहाँ लगा के रखे हैं, और इवन पेन में भी जेल पेन किधर हैं, डॉट पेन किधर हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली वो अरेंज करके रखते हैं, अच्छे से ग्रुप बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथ पेस्ट आर प्लेस्ड टुगेदर, है ना। अभी आप किसी नॉर्मल दुकान वाले पे जाओ तो अगर आप टूथपेस्ट मांगोगे तो फटाफट वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि टूथपेस्ट उसने कहाँ रखा है। तो ये हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है किस चीज़ का, कि हमने क्या किया, चीज़ों को प्रॉपर उनके स्पेस प्लेस पर रखा और हमने चीज़ों को ग्रुप बना के डिवाइड करके रखा है। पढ़ने का सामान यहाँ है, नहाने का सामान यहाँ है, टॉयलेट्स की क्लीनिंग का सामान यहाँ है। ऐसे होता है ना बड़े बड़े स्टोर्स में बच्चे। चलो आगे देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स इन ग्रुप्स इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी
टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग। अब देखो बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो जाता है स्टोर करने का, अगर हम उन्हें प्रॉपर प्लेसिंग करें, उनकी चीज़ों को अच्छे से रखें, ठीक है, ग्रुप बना के रखें, एंड इट बिकम्स वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग। किसी पर्टिकुलर थिंग को लोकेट करना बहुत आसान होता है कि कोई भी चीज़ कहाँ रखे। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि भाई चीज़ों को उनकी जगह पर रखना चाहिए, जिससे कोई जब भी ज़रूरत हो हम आसानी से उसे पा सके, उठा सके, राइट। अब आगे आते हैं भाई, ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ से बनती है हमारी डेफिनेशन, जिसे आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाना, राइट। ये पेंसिल्स का ग्रुप, ये पेन का ग्रुप, ये किताबों का ग्रुप, कॉपियों का ग्रुप, इस तरीके से ऑन द बेस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज़, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, या फिर ऐसे ग्रुपिंग बनाना कि जो बिल्कुल डिसिमिलैरिटीज़ वाली चीज़ें हैं, लाइक अगर टॉयलेट का सामान देखो और पढ़ाई का सामान देखो तो बिल्कुल अलग है, तो एक ग्रुप टॉयलेट के सामान का अलग बनेगा और पढ़ाई के सामान का अलग बनेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। अब ये एक्टिविटी तो आपको खुद ही करनी होगी। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि भाई हम क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए। अब इसे अगर हम पॉइंट्स में बना के एग्जाम में लिख कर आए तो कैसे लिखेंगे? क्लासिफिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो क्लासिफिकेशन के कुछ फ़ायदे होते हैं। इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि भाई अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टडी करना है तो हमें बड़ा ही क्लासिफिकेशन के बाद बहुत आराम हो जाता है कि ठीक है, हमें ये सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पता चल जाती हैं। जैसे लिक्विड है, अब लिक्विड की प्रॉपर्टी बिल्कुल सॉलिड से बिल्कुल अलग होती है। सारे लिक्विड्स एक साथ हमें स्टडी करना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स। अब आपको पता है कि भाई टॉयलेट का सामान किधर रखा है, या किताबें किधर रखी हैं, या टूथपेस्ट किधर रखी है, तो बहुत आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना जगह को कि कहाँ रखी है, लोकेट करना, ठीक है। चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है फिर ढूंढने में। इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन कैटेगरी। अब देखो, अगर क्लासिफिकेशन साइंस में किया ही ना गया होता तो फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे पढ़ते? क्लासिफिकेशन किया गया ना कि ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। इस तरह से जब हमने क्लासिफिकेशन किया, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमें चीज़ों को समझना आसान हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना आसान हो गया, ठीक है। एक कैटेगरी में हमने डाला किसी चीज़ को, तो उस पूरी कैटेगरी की प्रॉपर्टी कुछ मिलती जुलती होंगी, तभी तो हमने उसे सेम कैटेगरी में डाला। एंड ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस ऑल्सो observe any pattern in these properties. It helps to study the properties of object of one category. ये मदद करता है हमें प्रॉपर्टीज़ को समझने में एक कैटेगरी के। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज़, की क्या पैटर्न है, क्यों ये एक कैटेगरी में है। इट हेल्प्स टू नो दैट हाउ द मेंबर ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप। अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है ये ग्रुप दूसरे ग्रुप से किस तरह से अलग है, राइट। कोल्ड ड्रिंक का ग्रुप केक के ग्रुप से किस तरह से अलग है, पता चल जाता है ना कि कोल्ड ड्रिंक की अलग ही प्रॉपर्टी है, केक्स की अलग ही प्रॉपर्टी है, तो इस तरह से हम पता चलता है। अब आगे देखते हैं मटेरियल्स। अ सब्सटेंस और अ थिंग विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मटेरियल, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो कि यूज़ की जाती है बनाने में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अ सब्सटेंस और अ थिंग विच इज़ यूज इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हम उसको कहते हैं मटेरियल। जैसे कि वुड एक मटेरियल हो गया, अब या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड, इवन मिल्क भी एक मटेरियल है, राइट। अब इससे हम क्या है, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो जिस भी चीज़ से हम चीज़ें बनाते हैं ना, ऐसे समझ लो वो हमारा मटेरियल है। ये किस मटेरियल की बनी हुई है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये किस मटेरियल की बनी हुई है चीज़। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आगे देखते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ मटीरियल्स। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो वो किसी एक ही मटेरियल के बने होंगे या फिर वो एक से ज़्यादा मटेरियल के बने होंगे। अब आपके हाथ में पेन या पेंसिल होगा, अब आप उसमें देख लो, उसमें भी अलग अलग मटेरियल होगा। पेंसिल देखो, उसमें वुड भी लगी हुई है, आगे जो है उसकी जो जहाँ नोक जिससे आप लिखते हो उसका एक मटेरियल बिल्कुल अलग है। पेन भी देखो आप, पेन बाहर से प्लास्टिक का है, अंदर रिफिल के अंदर जो इंक है वो बिल्कुल अलग एक मटेरियल है, ठीक है। तो चीज़ें या तो एक ही मटेरियल की हो सकती हैं या फिर उसके अंदर एक से ज़्यादा मटेरियल भी लगा हो सकता है, राइट। अ चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, सो वुड इज़ अ मटेरियल। एक चेयर जो है वो वुड से बनी है। अब मुझे बताओ चेयर में और कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ होगा? वुड तो यूज़ हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कीलें भी लगी हो सकती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल भी उसमें यूज़ हुआ होगा, ठीक है। जो भी चीज़ किसी चीज़ से बनती है
उस चीज़ को हम बोलते हैं ये उसका मटेरियल है, राइट। अ स्पून इज मेड अप ऑफ स्टील, स्पून जो है वो किससे बनी है, स्टील की, तो मटेरियल क्या है, स्टील। सो स्टील इज अ मटेरियल, राइट। इतना समझ में आ गया। आगे चलो, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स आर। कुछ एग्जाम्पल अगर मटेरियल के आपको लिखने के लिए आते हैं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो पीछे से वुड भी लिख सकते हैं, हम स्टील भी लिख सकते हैं। कॉटन सिल्क, कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो मैंने कहा जिससे कुछ बनता है वो मटेरियल है, कॉटन से बनता है, तो कॉटन एक मटेरियल है। सिल्क से कपड़े बनते हैं, सिल्क एक मटेरियल है। कोयला भी एक मटेरियल है। आयरन भी एक मटेरियल है। प्लास्टिक भी एक मटेरियल है। ग्लास यानी कि कांच, ये भी एक मटेरियल है। अब मटेरियल्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, तो मटेरियल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो होते हैं नेचुरल, नेचुरल क्या, जो हमें नेचर से मिला है, एंड ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड कैसे, जो हाँ इंसान ने फैक्ट्रीज में केमिकल्स वगैरह की मदद से बनाया है। द मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ऐसे मटेरियल जो कि नेचर से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, यानी कि नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मटेरियल्स, राइट। जैसे अभी हमने पीछे कॉटन पढ़ा था, तो कॉटन कहाँ से मिलता है हमें, कॉटन है या सिल्क है, ये हमें नेचर से मिलता है, राइट। कॉटन हमें प्लांट फाइबर से मिलता है, और जो हमारा सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये क्या है, ये हो गए नेचुरल मटेरियल्स। वेयर इज द मटेरियल्स विच डू नॉट अकर इन नेचर, ऐसे मटेरियल जो कि नेचर में अकर नहीं होते, बट आर मेड बाय ह्यूमन्स इन फैक्ट्रीज, बल्कि उन्हें कौन बनाता है, उन्हें इंसान बनाता है। और कहाँ बनाता है, उन्हें फैक्ट्रीज में बनाता है। बाय कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल्स, है ना, कुछ अलग अलग मटेरियल्स फैक्ट्री में मिलाए जाते हैं, कंबाइन करके जो नया कुछ बन के आता है वो क्या लाता है, ह्यूमन मेड मटेरियल्स। चलो वापस पूरी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये डेफिनेशंस जो हैं वो बिल्कुल आती हैं, और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन के भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन मेड मटेरियल्स और नेचुरल मटेरियल्स, राइट। बीच में ऐसे लाइन डालना, ह्यूमन मेड लिखना या नेचुरल लिखना, इस तरह से पहले नेचुरल लिखना फिर ह्यूमन मेड लिखना, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे नेचुरल या ह्यूमन मेड, ये देखो एच ए बन गया मेरा, ठीक है। चलो बना लेना इस तरह से। उसके बाद दोनों की डेफिनेशन देना अलग अलग जगह, और उसके बाद आप उन दोनों के एग्जाम्पल भी ज़रूर लिख कर आना, राइट। अब आते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी पूरा पढ़ लेते हैं, मैंने बोला था द मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल मटेरियल्स, वेयर एज द मटेरियल्स विच डू नॉट अकर इन नेचर बट आर मेड बाय ह्यूमन्स इन फैक्ट्रीज बाय कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल्स कहलाते हैं ह्यूमन मेड मटेरियल्स। चलो आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, राइट, सो वुड इज अ नेचुरल मटेरियल, एंड प्लास्टिक इज मेड इन फैक्ट्रीज, सो जो हमारा प्लास्टिक है इट इज़ अ ह्यूमन मेड मटेरियल, राइट। एंड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट जो कि बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से। द सेम ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स से बना हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी यूज़ अ प्लेट इन आवर डेली लाइफ, जब हम प्लेट को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अब प्लेट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे कि प्लेट क्या हो सकती है, प्लास्टिक की प्लेट भी हो सकती है, ग्लास कांच की प्लेट भी हो सकती है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट भी हो सकती है, ब्रास है ना, अगर रिच हो तो ब्रास की प्लेट भी हो सकती है, और बहुत रिच हो तो आपके घर में सिल्वर की प्लेट्स में भी आप खाना खा सकते हो, राइट। तो एक ही चीज़ जो कि अलग अलग मटेरियल से बनती है, जैसे कि कपड़े तो सिल्क के हो सकते हैं, टेरिकॉट के हो सकते हैं, कॉटन के हो सकते हैं, है ना, अलग अलग हो सकते हैं। कॉइन है, यूटेंसिल्स हैं, शूज़ हैं, तो किस किस मटेरियल से बन सकते हैं, आपको यहाँ बनना है मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, राइट, जिससे ये बने हों। अब चलो यहाँ से आप ये सब खुद कीजिएगा, ये एक्टिविटी तो आपको खुद ही करनी होती है। व्हेनेवर यू सी एन ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, तो पता करने की ये कोशिश करो कि आखिर इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसमें कौन सा मटेरियल है, तो क्या करना है, टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, तो आप अपने दोस्तों की मदद लो, टीचर्स की मदद लो, पेरेंट्स की मदद लो। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनते हैं। प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल, इंपॉर्टेंट लाइन, प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल, तो प्लास्टिक हमारा क्या है भाई, मटेरियल है। अब आइए, इट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जैसे कि एक चीज़ कई मटेरियल से बन सकती है, इसी तरीके से एक मटेरियल से कई सारी चीज़ें भी बन सकती हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि टॉयज़ बन सकते हैं प्लास्टिक के, जैसे कि बर्तन बन सकते हैं प्लास्टिक के, आते नहीं प्लास्टिक के, छोटे बच्चों के लिए भी बर्तन यूजुअली यूज़ होते हैं, ठीक है। बैग्स बनते हैं, मग्स बनते हैं, टम्बलर्स बनते हैं,
और बकेट्स बनती हैं, टूथब्रश बनते हैं, पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट, मतलब कितने सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो, टूथब्रश वगैरह। तो आप मतलब डेली यूज़ के अगर आप अपनी नज़र भी घुमा लोगे ना ऐसे आसपास, तो भी आप प्लास्टिक से क्या क्या बनता है वो लिख सकते हो आराम से। इतना ऐसे मगअप करने की ज़रूरत नहीं है इसको। आगे आइए, एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। आप देखते हैं कि भी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, अ बिस्किट इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट। जो आप बिस्किट खाते हो वो एक ऑब्जेक्ट है, राइट। एंड दैट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग 4 मटेरियल्स। अब बिस्किट में कितने मटेरियल्स हैं? 4 हैं। क्या क्या है? एक तो वाइट फ्लावर है, उसके अंदर मैदा जो होती है, ठीक है, शुगर है, चीनी, मिल्क है और वनस्पति घी है। ये 4 चीज़ों से बल्कि जो हमारा बिस्किट है वो तैयार हो रहा है। सो वी कंक्लूड दैट, अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक ऑब्जेक्ट है और वो डिफरेंट मटेरियल्स से मिलकर बना हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स। जैसे कि प्लास्टिक से आपने बताया, प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक का टूथब्रश, प्लास्टिक की ये, प्लास्टिक का वो, बहुत सारी चीज़ें एक सेम मटेरियल से बन सकती हैं। फिर आपने क्या पता लगाया कि एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, राइट। ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने बिस्किट का एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या था? इसमें कॉम्बिनेशन था। आगे देखते हैं, टू डिसाइड which material should be used for making a given object we need to study the properties of different materials। अब ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, सो हमें क्या करना होगा? हमें पढ़ना होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब जैसे आप कागज़ के बर्तन में पानी नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि हमें पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पानी डलेगा तो वो एकदम गल जाएगा, पानी उसमें रुकेगा ही नहीं। या आप किसी कपड़े की थैली में पानी रखेंगे, प्रॉपर्टी क्या, पानी उसमें से निकल जाएगा, वो पानी को होल्ड नहीं करके रख सकता। तो इस तरह से हमें पता होना ज़रूरी होता है, तभी हम चीज़ों को सही से यूज़ कर पाएंगे। आप यहाँ से और बीच में जो भी एक्टिविटी आ रही है वो आपको खुद करनी होगी बच्चे। कोई दिक्कत आए तो फिर आपको उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगी आपको बता पाऊँ उस चीज़ को। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो किससे बनते हैं बच्चे? वो मैटर से बनते हैं। हमने ये लाइन ना एकदम ऐसे ना कहते हैं ना, वो ब्रह्म सूत्र करके लिख लो, इसको याद कर लो, बिकॉज यहाँ से मैडम जो है वो क्वेश्चन बना लेती हैं। इसके आगे भी इवन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, इसको याद कर लेना। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, हैज़ मास, जिसका वजन होता है, इज़ मैटर, वो मैटर कहलाती है। अब देखो एक चीज़ आती है यहाँ, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? हमने यहाँ मास क्यों लिखा, हमने यहाँ वेट क्यों नहीं लिखा? वेट चेंज हो सकता है अलग अलग जगह पे। कैसे चेंज हो सकता है? धरती पर वेट कुछ और, चांद पे वेट कुछ और, लेकिन मास जो होता है वो हर जगह सेम रहता है। सीनियर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना, थोड़ा सा मुझे ध्यान आया था तो मैंने तुम्हें बता दिया। चलो आगे देखते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। जो भी चीज़ है इस यूनिवर्स में, जो भी चीज़ है, जो भी जगह घेर रही है, जिसका भी वजन है, वो सब कुछ जो है वो मैटर है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। बट व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? राइट, हर चीज़ मैटर से बनी है, पर मैटर किससे बना है? सो ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, इन्हें हम एटम्स बोलते हैं। छोटे ऐसे एटम्स होते हैं, इससे जो है हमारा मैटर बनता है। टेक अ पीस ऑफ कॉपर, ब्रेक इट। अब ये सारी ये तो मतलब एक्टिविटी जैसे ही है, ठीक है, तो ये आप अपने आप पढ़ना। मैं आगे डेफिनेशन बता दे रही हूँ कि वो तोड़ते जाएंगे, छोटे आप रूट ही नहीं रहा तो फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई वो एक हमारा जो है वो, चलो अच्छा पढ़ा ही देती हूँ, हैं कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। टेक अ पीस ऑफ कॉपर, आपने एक कॉपर का पीस लिया, ब्रेक इट, उसको तोड़ दिया। यू हैव स्मॉलर पीसेज ऑफ कॉपर। अब आपके पास क्या आ गए? छोटे कॉपर के पीसेज आ गए। इफ़ यू अगेन ब्रेक दिस पीस, अगर आपने क्या किया, उसको फिर से तोड़ा, तो इट विल चेंज इनटू मोर स्मॉल पीसेज, तो फिर वो और क्या हो जाएगा भी, और छोटे पीसेज में बढ़ जाएगा। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द कॉपर इज कॉपर एटम, राइट। अब जो सबसे छोटा टुकड़ा बचा, आप बोल रहे हो उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, बना लिया जितना मैं छोटा बना सकता था, देन वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, राइट। एन एटम इज़ वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। इतना छोटा हो जाता है कि राइट, हम उसे अपनी ऐसे ही नंगी आंखों से नहीं देख सकते, राइट। एटम कितना छोटा हो जाता है बच्चे? इतना छोटा होता है कि आप उसे ऐसे ही नेकेड आइज से नहीं देख सकते। चलो आगे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड या फिर आयरन, वो क्या कहलाता है? ये गोल्ड का एटम है या फिर ये आयरन का एटम है, राइट। लेट अस नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर। चलो अब हम पानी का भी एग्जाम्पल लेते हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। पानी किससे बना है? हाइड्रोजन से। और किससे बना है? ऑक्सीजन से, राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यहाँ से क्वेश्चन मैडम निकाल सकती हैं।
सो वाटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब यह है कि पानी के अंदर एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एटम्स हैं उसके ऑक्सीजन के। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या होगा? इट कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। H2O का मतलब यही होता है कि 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, राइट। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। 1 मॉलिक्यूल होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का, इज मेड अप ऑफ, मतलब एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का वो किससे बनता है? 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। CO2 एक हो गया कार्बन का, लिखा नहीं जाता, अगर C लिखा है तो एक एटम है ऐसे मानो, और O2 मतलब यहाँ पर क्या एटम किसके हैं? कार्बन के। एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 हो गए, राइट। अब देखो वापस से समझो, H2O में हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 एटम हैं। ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। CO2 में कार्बन के कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। ये याद कर लेना, राइट। चलो आगे देखते हैं। द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। जो सब्सटेंस अगर बना हुआ है केवल एक ही टाइप के एटम्स से, जिसमें सिर्फ सेम कैटेगरी हो एटम्स की, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। हम इसे किसी भी केमिकल या फिजिकल, माने अपने हाथ से हम कैसे भी करके इसको ऐसे हम इसे अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो एक टाइप के अगर मॉलिक्यूल्स हैं, then the substances which is made up of 1 type of atoms, molecules भी atoms actually molecules बनते हैं, 1 type of atom से बना था, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। चलो आगे आते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट एज एटम्स। तो ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो एटम्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, वो एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। डू नॉट एग्जिस्ट एज एटम्स इंडिपेंडेंटली। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट एज एटम्स इंडिपेंडेंटली। एक सेकेंड में देखूँ कोई वर्ड कटा हुआ तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, कोई कटा हुआ नहीं है, वर्ड मिल गया। ठीक है, अब दे ज्वाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं? ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते, ये ऐसे ज्वाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अलग अलग एटम ऐसे ऐसे आपस में आए और उन्होंने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल। और एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ज्वाइन करके टू फॉर्म बनाते हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये अकेला तो रहता नहीं, हमने पढ़ लिया कि भाई अकेले से डर लगता है, राइट। डर नहीं लगता, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए बोल रही हूँ, राइट। तो अकेला तो रहता नहीं मॉलिक्यूल, तो क्या करता है? किसी किसी को साथ रखता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर 2 एटम्स हैं ना हाइड्रोजन के, तो वो ज्वाइन करके क्या करेंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, इकट्ठे मिलाते इनके ग्रुप को मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब आइए जरा देखो, ये बना के भी दिखा रखा है, कैसे भी बना सकते हो आप। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल मिल गए तो हाइड्रोजन का क्या बन गया? नहीं, हाइड्रोजन का एक एटम प्लस हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दोनों मिला के बना रहे हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब आते हैं आगे, चलो। कंपाउंड किसे कहते हैं? सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जिसमें एक काइंड के ही क्या होते हैं? एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट को अगर हमने मिला दिया, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया, ठीक है, कंबाइन किया केमिकली, तो इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लाइक फिक्स मीन्स इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, ठीक है। तो कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में, या फिर इसके 2 और 1 का प्रोपोर्शन होना है, 2 1 2 1 2 1, ऐसा कुछ भी प्रोपोर्शन हो, फिक्स प्रोपोर्शन होगा, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं भाई? मॉलिक्यूल्स की तरह ही, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर का हो गया। अब वाटर में हमने पढ़ा था ना कि सेम प्रोपोर्शन होता है हर बूंद में। H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O हर बूंद का कॉम्बिनेशन सेम होगा, राइट। H2O H2O H2O, हर बूंद को हम बोलेंगे H2O की एक बूंद है। एक बूंद में क्या? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, राइट। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 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 CO2। अब जो भी आप जरा सा भी देखोगे तो उसका प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा। ठीक है, आप भी आते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स।
फ्रॉम विच दे आर मेड अप ऑफ, यहाँ पर दे रखा है राइट। वाटर का किससे बना हुआ है, एलिमेंट कौन से हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कॉमन सॉल्ट में क्या होता है भाई, सोडियम और क्लोरीन। शुगर में क्या होता है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ से याद कर लेना भाई, टेबल मैडम दे सकती है इसमें से भी। आप आते हैं, अच्छा हुआ आपने पढ़ लिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। वी यूज़ मेटल्स, जैसे कि हम स्टील यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं टू मेक यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, फॉर कुकिंग पर्पस, खाना बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। बट वी नेवर यूज़ पेपर फॉर मेकिंग सच यूटेंसिल्स, है ना। हम इस तरह के बर्तन बनाने के लिए हम कागज़ का यूज़ क्यों नहीं करते, बिकॉज पेपर यूटेंसिल्स कैन कैच फायर, हो गया ओबियसली, कैन क्या, वो तो फायर को कैच कर ही लेंगे राइट, तुरंत ही वो फायर को कैच कर लेंगे व्हेन प्लेस्ड ऑन द बर्नर और गैस, जैसे ही आप उन्हें गैस स्टोव पे रखोगे आग लग जाएगी। हैंस वी चूज, हमने क्या किया, हमने चूज़ किया मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, कि भाई जो प्रॉपर्टी जो है जिसमें आग ना लगी, जो बर्तन ना जले, हमने ऐसी प्रॉपर्टी वाले बर्तन को यूज़ कर लिया, ऐसा मटेरियल यूज़ कर लिया कि हम इससे जो है बर्तन बनाएंगे। एंड फॉर द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, लेट अस स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर दीज यूजेस। तो देखते हैं भाई क्या है प्रॉपर्टीज़, अब हमें पढ़नी है। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है, ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, कोई भी चीज़ देखने में कैसी होती है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से, लकड़ी देखो, सोना देखो, तो पहचान जाओगे ना कि ये लकड़ी है, ये सोना है ना। तो दोनों दिखते तो अलग अलग ही हैं। सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड, आप रेत देखो और लकड़ी देखो तो आपको पता चल जाएगा भाई ये रेत है और ये लकड़ी है। इवन छू के भी पता चल जाएगा ना, रेत अलग ही, टेक्सचर ही अलग होगा उसका। तो अभी तो बात कर रहे हैं हम अपीयरेंस की, तो देखने में देखेंगे। वुड अपीयर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक, है ना। वुड तो वही काफ़ी अलग दिखती है प्लास्टिक से, आप देख के भी पहचान सकते हो कि ये प्लास्टिक है और ये लकड़ी है। तो प्लास्टिक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर है, आयरन, यानी कि जो सारे भी चीज़ें हैं, ये सारे मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स की अपीयरेंस अलग अलग होती है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड आयरन हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्यूमिनियम के, कॉपर के और आयरन के कुछ गुण जो हैं वो कॉमन होते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन सैंड, वुड एंड प्लास्टिक, जो कि इस रेत में, लकड़ी में या प्लास्टिक में नहीं होंगे। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन में होते हैं, जिससे हम बर्तन बना सकते हैं, लेकिन सैंड, वुड और प्लास्टिक में वो जो गुण हैं वो नहीं पाए जाते। चलो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो आपको करनी है राइट। एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। टेक्सचर बोले तो छूने में आपको कैसा पता चलता है। When we touch different materials, जब हम different materials को टच करते हैं, we find, हम पाते हैं that some are rough, कुछ चीज़ें बहुत ही रफ होती हैं, खुरदरी लगती हैं छूने में, और कुछ होती हैं बड़ी स्मूथ, बड़ी मज़ा आता है। लाइक सिल्क है, कितना स्मूथ होता है, एकदम चिकना, ठीक है। और रफ मटेरियल्स हैव बम्स, बीच में ऐसे बम्स होंगे और रिजेस होंगी ऑन देयर सरफेसेस, सो इस वजह से वो क्या होता है, बिल्कुल सीधे सामान एकदम स्मूथ नहीं लगते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल वुड है, खुरदरी लगती है, जैसे कह सकते हैं ना, खुरदरा हो गया, रॉक खुरदरा होता है, बार्क ऑफ ट्री खुरदरा होता है, ये होते हैं सब हमारे रफ एंड टच। और सब मटेरियल्स जो होते हैं स्मूथ मटेरियल्स कैसे होते हैं, इनमें कोई बम्स नहीं है, इनमें कोई रिजेस नहीं है, एंड हैव प्लेन सरफेसेस, एकदम छुओ तो एकदम कैसा लग रहा है, इसमें स्क्रीन छू रही हूँ अपने फ़ोन की, एकदम स्मूथ लग रही है, अभी आराम से मेरा हाथ एकदम सीधे सीधे चल रहा है, सो दे फील स्मूथ। फॉर एग्जाम्पल ग्लास शीट है ना, ग्लास शीट देखो मेरे फ़ोन पे कांच तो लगा हुआ है, जैसे मैं ऐसे चला रही हूँ तो मेरा हाथ आराम से स्लाइड कर पा रहा है, या फ्लावर की पेटल सब छुओ इतना अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट सी होती है। अब आ जाइए हार्डनेस मतलब कठोरता। टेक अ पीस ऑफ स्पॉन्ज, आप एक स्पॉन्ज लीजिए। स्पॉन्ज क्या होता है, जैसे आपके तकिए के अंदर भी होता है ना, आप उसको भी देख सकते हो, कई तकिए में स्पॉन्ज आता है, आपके सोफे पे आप बैठ जाते हो, क्यों दब जाते हो, स्पॉन्ज है उसके अंदर राइट। और एक आयरन की रॉड लो तो सोफे की जो स्पॉन्ज है वो तो दब जाएगा राइट, आप बैठे तो आपके वजन से अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसका क्या होता है, बेसिकली स्पॉन्ज में ऐसे एयर होल्स होते हैं, इसमें एयर भरी होती है, जब आप बैठे तो एयर बाहर निकली और स्पॉन्ज दब गया। लेकिन आयरन रॉड जो होती है, इसके मॉलिक्यूल्स इतने टक 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 करके इतने पास होते हैं बच्चों कि इनके बीच में हवा की जगह नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा सॉलिड बन जाते हैं राइट। तो इतना तो मैंने आपको समझाई दिया, चलो अब ले लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ स्पॉन्ज एंड आयरन रॉड, अब दोनों पे दिखाएंगे एक्टिविटी करके, क्या ये ट्राई टू कंप्रेस बोथ, चलो दोनों को दबा के देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो यू कैन ईजिली कंप्रेस स्पॉन्ज, मैंने बताया कि स्पॉन्ज आराम से दब जाएगा, बट आयरन रॉड कैन नॉट बी कंप्रेस, आयरन रॉड को आप अच्छे से कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, बहुत हार्ड होती है वो। मटीरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड, उनको हम बोलते हैं कि ये सॉफ्ट मटीरियल्स हैं, जैसे कि फोम के गद्दे होते हैं, तभी तो है ना बैठते हो तो वो थोड़ा सा दब जाते हैं। मेल्टेड वैक्स एंड स्पॉन्ज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट मटीरियल्स, एंड मटीरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उनको हम बोलते हैं हार्ड मटीरियल्स, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब हमारे हार्ड मटीरियल्स में आ जाते हैं।
Because of this quality of hardness, metals are also make household utensils and factory equipments, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स मतलब मैं कुछ क्या, सारी मेटल्स हार्ड होते हैं, और मेटल्स क्योंकि हार्ड होते हैं इसी वजह से उनके यूटेंसिल्स भी बनते हैं और फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स भी बनते हैं उनसे। ये देखो ये रहा स्पॉन्ज का, ठीक है, ये दब जाएगा, लेकिन ये नहीं दबेगा, ये दब जाएगा, ये नहीं दबेगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। बिल्कुल लिख लो इसको, क्वेश्चन आने वाला है ये एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज़ द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, दैट इज डायमंड। 1 मार्कर क्वेश्चन है, पक्का आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, फिलअप में आ सकते हैं। सो डायमंड्स आर यूज्ड एज टूल्स फॉर कटिंग ग्लासेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कांच को काटने के लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं, और एंड ग्राइंडिंग रॉक्स, राइट। सो डायमंड्स आर यूज एज टूल्स फॉर कटिंग ग्लास एंड ग्राइंडिंग रॉक्स। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के लिए अपन डायमंड का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हम। अब यहाँ पर आपको एक ये बहुत अच्छा एक कह सकते हैं चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से। भाई शेप बता रखी है, क्या किस किस की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट नहीं होती है, या फिर नहीं होती है तो किसकी होती है। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। फ़ोन मेरे हाथ में सॉलिड है तो दबेगा थोड़ी, डेफिनेट शेप है इसकी। लिक्विड बह जाएगा तो डेफिनेट शेप नहीं है। गैस उड़ जाएगी तो उसकी डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपने आप पढ़ना, आगे मैं देख लेती हूँ क्योंकि मैं चीज़ पढ़ा चुकी हूँ आपको ऊपर ही। अभी आते हैं हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पर। सॉल्युबल क्या होता है, जो पानी में घुल जाए। इनसॉल्युबल क्या होता है, जो पानी में नहीं घुले। टेक अ ग्लास, एक आप ग्लास लीजिए और बीकर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एंड कटोरी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। एंड फिल 3/4 ऑफ इट्स विद क्लीन पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर, राइट, पीने योग्य पानी जो है उसके अंदर ले लो। अब ऐड करो 1/2 स्पून ऑफ शुगर, उसके अंदर आधा चम्मच चीनी जो है उसमें घोलिए आप। स्टेयर द कंटेंट्स विद द स्पून। अच्छा, जो भी आपने डाला है, चीनी डाला है, उसको अच्छे से आपस में जो है वो घोलो उसको। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए आपको इंतजार करना है, फिर ऑब्जर्व करो। यू फाइंड दैट शुगर हैज़ डिसअपियर्ड, देखोगे कि चीनी घुल गई, यानी कि वो चीनी गायब हो गई। दिस शोज दैट शुगर डिजॉल्व हो गई पानी के अंदर। तो शुगर क्या है, सॉल्युबल है। कोई भी चीज़, शुगर हो, नमक हो, जो भी पानी में घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबल कहलाएगा। नाउ टेस्ट द वाटर। वाटर कैसा हो जाएगा भाई, नमकीन हो जाएगा। व्हाट डू यू फाइंड, भाई हमने देखा टेस्ट कैसा हो गया पानी का, नमक नहीं डाला, चीनी डाली है ना, तो मीठा हो जाएगा, राइट। तो टेस्ट कैसा हो जाएगा भाई, मीठा हो जाएगा। पता नहीं मैंने शायद बीच में नमक बोला, आई डोंट रिमेंबर। दिस इज बिकॉज द शुगर इज स्टिल देयर इन द वाटर बट इट्स पार्टिकल हैव बिकम सो स्मॉल एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली। हुआ क्या जी, पानी मीठा क्यों हुआ, क्योंकि जो चीनी के कण थे वो अभी भी पानी में हैं, लेकिन वो इतने छोटे हो चुके हैं अब घुल घुल कर कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए हैं पानी के अंदर, और अब हम उन्हें नहीं देख सकते। नाउ टेक अनदर बीकर, आपने दूसरा बीकर लेना है। फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर, उसको भी क्या करना है, 3/4 मतलब एक तरीके से मान लीजिए अपने ग्लास लिया तो एक बार यहाँ तक इसको भर दिया है ना, एक पोर्शन छोड़ दो, अगर से 4 पोर्शन में बटा है तो। अब करो ऐड 1/2 स्पून ऑफ सैंड। अब इसके अंदर रेत डालो, वो घुलेगी ही नहीं, रेत नीचे जाके बैठ जाएगी बार बार। ठीक है, स्टेयर करो उसको कंटेंट्स को स्पून से, एंड यू फाइंड दैट सैंड सेटल डाउन हो जा रही है बार बार बॉटम में ऑफ द बीकर। सो दस वी कैन सी दैट द सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सैंड जो है इनसॉल्युबल है, यानी कि नहीं घुल सकती पानी के अंदर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स की पानी में। तो सॉलिड मटेरियल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर पानी में घुल जाता है तो हम कहते हैं ये सॉल्युबल है। whereas दोज दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और जहाँ अगर कोई चीज़ नहीं घुल रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ इनसॉल्युबल है, यानी कि ये चीज़ नहीं घुलती है पानी में। अब आते हैं एक्टिविटी पर, वो आप करेंगे। चलो आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। अब यहाँ 2 लिक्विड्स को आपस में घोल के देखेंगे, घुल गया ठीक है या नहीं घुल गया, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। सो लेट अस नाउ ऑब्जर्व करो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड्स इन वाटर बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर ये देखो, ये एक्टिविटी ही है। चलो एक्टिविटी तो आप पढ़ना, आगे मैं देखती हूँ। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वो कंक्लूड दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स। देखो सिंपल सी बात ऊपर बताई गई होगी कि जो लिक्विड कम्प्लीटली आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है, जैसे दूध और पानी, राइट। दूध और पानी क्या है, आपस में मिलाओ, तुम उसके बाद दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा देख के कि कौन सा कण दूध का है कौन सा पानी का। पूरी तरह से कम्प्लीटली मिक्स हो गए तो हम बोलते हैं मिसिबल इन वाटर है। और अगर कोई चीज़ जैसे कि तेल और पानी मिलाओ तो तेल की लेयर हमेशा क्या होती है, ऊपर आ जाती है। अच्छा चलो, रोज़ आप सब्ज़ी खाते हो ग्रेवी वाली, आपने देखा है कितना ऑयल ऊपर, रेड रेड ऑयल आपकी मम्मी की सब्ज़ी पे ऊपर आ जाता है कितनी बार। क्यों आ जाता है, क्योंकि ऑयल पानी से हल्का होता है, उसमें पूरी तरह से नहीं घुलता है तो वो ऊपर आ जाता है, राइट।
तो सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर, सो वो सेपरेट लेयर बना लेता है, उसको हम बोलते हैं इमिसिबल इन वाटर। ठीक है, ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल से अलग है। सॉल्युबल इनसॉल्युबल चलता है लिक्विड और वाटर का, वो सॉलिड और वाटर का, और यहाँ दोनों ही लिक्विड होंगे। मिसिबल एंड इमिसिबल चलता है लिक्विड्स में। ठीक है, अब आ जाओ आगे भाई। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसेस पानी में घुली होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नदियों में घुली होती है। ऑक्सीजन ना घुली होती तो फिश या कोई भी एक्वेटिक एनिमल या प्लांट जो है वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? अगर मतलब देखो, अब प्लांट क्यों, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। गलत हो रहा है, सुनो ध्यान से समझते हैं फिर से। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाती है, राइट। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो एक्वेटिक प्लांट्स को जाके मिल जाती है, अब वो सर्वाइव कर लेते हैं। इसका मतलब गैसेस जो हैं वो पानी में घुली हुई होती हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सम घुल जाती हैं और सम नहीं घुलती हैं। यूजुअली वाटर कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस, पानी के अंदर होती हैं कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन जो डिजॉल्व स्टेट में मिलती है पानी के अंदर। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन जो कि डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए। इन गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मार्श गैस यानी कि मीथेन गैस जो होती है जो नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं घुलती हैं, क्योंकि घुली हुई जो होती है ना वो तो सबको पता होता है, कौन सी नहीं घुलती हैं वो नहीं पता होता। कौन सी नहीं घुलती हैं फिर से पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और मार्श गैस यानी कि मीथेन गैस, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। चलो आगे देखते हैं। नोट आता है यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स आर मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो पानी में घुली हुई होती है। एंड दीज ड्रिंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक का एग्जाम्पल आता है तो आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब एक चीज़ आती है कि फ्लोटिंग है या सिंकिंग, कोई चीज़ डूब रही है या कोई चीज़ तैर रही है पानी पे, उससे भी हम चेक करेंगे। टेक अ कॉइन, आपने कॉइन लिया वो तो नीचे आके बैठ जाएगा, पत्ती लोगे तो ऊपर तैरती रहेगी। पुट दम इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे आप? यू ऑब्जर्व दैट कॉइन क्या हो रहा है, सिंक कर रहा है पानी के अंदर, वाइल लीव जो है वो फ्लोट कर रही है यानी कि तैर रही है। सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट मतलब तैरते रहना। ठीक है, तो कॉइन क्यों ऊपर भाई नीचे बैठ गया? क्योंकि वो भारी था पानी से। कॉइन इज हैवियर देन वाटर, दैट इज़ वाई क्या हो गया, वो डूब गया। लीव बिंग लाइटर, लीव क्या होती है, हल्की होती है देन वाटर से, तो वो फ्लोट करती है। कोई भी चीज़ जो पानी से हल्की होगी तो पानी के ऊपर तैरेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ जो पानी से हल्की होगी वो पानी पर तैरेगी, कोई भी चीज़ जो पानी से भारी होगी वो नीचे जाकर बैठ जाएगी। अब एक और चीज़ आती है हमारी ट्रांसपेरेंसी, कि भाई ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसल्यूसेंट है कि ओपेक है, मतलब दिखता है आर पार कि नहीं दिखता है आर पार, कि थोड़ा थोड़ा दिखता है थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता है। होल्ड अ ग्लास टम्बलर, आप एक कांच का ग्लास अपने हाथ में लीजिए, इन फ्रंट ऑफ योर आइज, अपनी आंखों के सामने रखिए। सी थ्रू इट, उससे देखिए, यू कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स थ्रू इट, आपको सब कुछ जो है वो दिख जाएगा। कांच का ग्लास बोले तो ग्लास टम्बलर है, ठीक है, शीशे का ग्लास ही लेना था। द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हम उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइक ट्रांसपेरेंट से आप आराम से अच्छे से आर पार देख सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास जो है एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसके आर पार देखा जा सकता है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, पानी है जिससे अब देखो बिल्कुल साफ, अगर पानी है बिल्कुल साफ पानी है तो नीचे पड़े हुए पत्थर भी आपको नज़र आते हैं। ठीक है, अल्कोहल, एयर, सेलोफोन, पेपर, सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। ये भी कुछ कुछ जो है इनमें से ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये देखो ट्रांसपेरेंट ग्लास से दिख रहा है, ये ओपेक है, इसके आर पार नज़र नहीं आता। ये बटर शीट है, ट्रांसल्यूसेंट है, माने कि थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, थोड़ा थोड़ा नज़र नहीं आता है। A team of scientists has developed a coating for ordinary glass that makes it self-cleaning, more transparent, slippery, tough or scratch resistant, ensuring its durability in all conditions. Huge amounts of money and energy could be saved by not having the need to clean glass object frequently. अच्छा जी, ऐसा कुछ साइंटिस्टों ने जो है वो एक कह सकते हैं कि भाई ग्लास डेवलप कर लिया, ऑर्डिनरी कोटिंग उन्होंने जो है वो डेवलप कर लिया। टीम साइंटिस्ट की है जिसने डेवलप किया है कोटिंग फॉर ऑर्डिनरी ग्लास के लिए, कि अगर आप उस पर कोटिंग लगा दोगे ऐसे ही तो दैट मेक्स इट सेल्फ क्लीनिंग, तो अपने आप को साफ कर देगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, स्लिपरी रहेगा, टफ रहेगा, एकदम टूटेगा नहीं, स्क्रैच रेसिस्टेंट भी रहेगा कि उसके ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे आसानी से, और इसका ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा
हर कंडीशन में। बहुत ज़्यादा मनी और एनर्जी इस तरीके से सेव की जा सकती है अगर उसको हम जो है वो नहीं साफ़ करने की हमें फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज़ तो बहुत साफ़ करना पड़ता है। होल्ड अ कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, अब यहाँ पर आपको ओपेक बताएंगे, राइट। आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड को अपने सामने रखना है आपको कि कैन यू सी थ्रू इट, नहीं दिखेगा ही नहीं हमें तो। नाउ नो यू कैन नॉट, द मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, ऐसी मटीरियल्स जैसे हमारे पर नहीं देख सकते ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल्स, ऐसे मटीरियल्स को हम ओपेक बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल इज कॉल्ड ओपेकनेस, हम क्या बोलते हैं भाई, ये ओपेकनेस है इसके अंदर, तभी हम इसे नहीं देख पा रहे इसके आर पार। अब मेटल्स, बुक्स, कार्डबोर्ड, आई मीन वुड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे ओपेक मटेरियल्स के। वी कीप आवर थिंग्स इन क्लोज्ड आयरन अलमारा में हम उनको रखते हैं सो दैट दे कैन नॉट बी सीन, वरना कोई भी मेहमान आएगा तो हमारे सारे कपड़े उसको नज़र आएंगे ऐसे ही, राइट। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर करते हैं कि बिस्किट है, स्वीट्स हैं, यानी कि टॉफ़ियाँ वगैरह हैं, ईटेबल जो भी है वो ट्रांसपेरेंट में रखें, जैसे कि आप जाएँ तो आप देख पाए अच्छे से, राइट। अब देखो यहाँ पर द मटीरियल्स जिनके आर पार आपको नहीं दिखाई देता, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। द मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट पार्शली, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं हम, ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल कहलाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। बटर पेपर इज ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल होता है ये। आप किसी भी पेपर पे थोड़ा सा ऑयल लगाइए, फिर देखिए उससे तो आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, ट्रांसल्यूसेंट बन जाएगा। ग्राउंडनट ग्लास, फ्रोस्ट ग्लास, टिश्यू पेपर, डस्ट, स्लडन एयर, फॉग, मिस्ट, ये सब ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होते हैं, राइट। यहाँ फिनिश होते हैं हमारे ये चैप्टर, और ये रहा इसका फ्लो चार्ट, राइट। इसको अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, राइट। चलो फिर दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी फ्रेंड्स की बहुत मदद करना और इस वीडियो को ज़्यादा आगे तक शेयर करते जाना। बाय।